2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ी जीत की दरकार थी। अब इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक की आज की इस जीत से कांग्रेस पार्टी को वाकई एक नई संजीवनी मिली है। राहुल गांधी ने इस जीत को पूंजीवादी शक्तियों पर गरीब जनता की शक्ति की जीत बताया। राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक की जनता ने नफरत का बाजार बंद कर दिया। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में जो जीत मिली, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अब देश की राजनीति बदल गई है। हिमाचल के बाद कर्नाटक की जीत का मतलब है कि जनता बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली बातों में नहीं आएगी और चुनाव अब लोकल मुद्दों जैसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास पर लड़े जाएंगे। वो अपनी समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहते हैं। अपने मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हमारा पूरा प्रचार, हिमाचल प्रदेश ने भी यही दिखाया, हमारा पूरा प्रचार यही रहा था कि जनता के मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। वो मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जनता विकास चाहती है और आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। कर्नाटक में जीत कांग्रेस को मिली, लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सभी के खेमों में इस वक्त जश्न का माहौल है। कांग्रेस की जीत कम और बीजेपी की हार की बात ज्यादा हो रही है। मोदी विरोधियों के खेमे में बात हो रही है कि 24 से पहले मोदी सरकार के अंत की शुरुआत हो चुकी है। सवाल है कि 2023 में कर्नाटक की एक जीत से 24 में विपक्ष को जीत की गारंटी क्यों दिखने लगी? इसी सवाल पर होगा आज का कुरुक्षेत्र। आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और अब बिना किसी ब्रेक के लगातार कुरुक्षेत्र में होगी कर्नाटक चुनाव और उसके नतीजों के देश की राजनीति पर जो असर पड़ने जा रहे हैं उस पर हमारी ये नॉनस्टॉप चर्चा। स्वागत करते हैं मेहमानों का। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जफर साहब स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। आचार्य जी आपका बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी स्वागत है आपका भी। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं, बीजेपी एक्सपर्ट के तौर पर आज हमारे साथ हैं। और टी राघवन साहब जो है हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साउथ इंडिया एक्सपर्ट हैं। राघवन आपका बहुत स्वागत है। भावेश झा इलेक्शन एक्सपर्ट हैं सीएनएक्स से, जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए सर्वेज भी किए, इलेक्शन सर्वेज, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, और सही साबित हुए वो इस बार पूरी तरीके से। आप सब लोगों का स्वागत। सबसे पहले आपको हम सुनाना चाहते हैं, आपने सुना राहुल गांधी ने क्या कहा, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात, तमाम कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात, वो खुश हैं। लेकिन आपको ममता बनर्जी को सुनना चाहिए आज। ममता बनर्जी ने जिन शब्दों में व्याख्या की है कर्नाटक के नतीजों की और बीजेपी की हार की, और इसके असरात जो वो बता रही हैं आने वाली देश की राजनीति पर इस साल और आगे पड़ने जा रहे हैं, सुनिए ममता बनर्जी की जुबानी। आने वाला चुनाव में बीजेपी को हारना ये ठीक हो गया। अभी बीजेपी को जीतने के लिए हिंदुस्तान में एक दो जाएगा छोड़ के सब जाएगा बीजेपी का पास से वापस चला गया। अगर वो कहे कि अब हिम्मत से लड़के जीत के लेंगे तो वो नहीं होगा। एक दफे कुछ खत्म हुआ तो खत्म हो गया। नाउ पीपुल वांट्स चेंज। अभी देश के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के सेफ्टी के लिए, देश के यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए, हर स्टेट को अच्छा से फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन।
सैयद जफर इस्लाम साहब, कर्नाटक की आपकी आज की इस हार में विपक्ष को अपनी 2024 की जीत नजर आने लगी है। ममता बनर्जी कह रही है साफ संकेत है, देश को बदलाव चाहिए और वही होगा अब हर चुनाव में। देखिए, कर्नाटक वही धरती है जिसपे आपको याद होगा सौरभ जी, हाथ ऐसे वैसे उठा के सब एक दूसरे को गठबंधन की घोषणा कर रहे थे, ऐसे हाथ उठा के एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ के, वो लेकिन वो मजबूत नहीं थे, बहुत कमजोर कड़ी में थे वो लोग। आज भी उसी तरह से खड़े हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, पहले तो ये बता दें कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है आपको जीत हासिल हुई, उस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, कांग्रेस के पूरी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन इस बात को तो बताना पड़ेगा ना लोगों को, जनता को, कि हमारे वोट्स कम नहीं हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हम पूरी पार्टी ने बहुत मेहनत की, मजबूती से लड़ा, अपने वोट शेयर को भी मेंटेन किया, लेकिन जेडीएस के वोट शेयर जो है उसमें कामयाब हो गए, लोगों को गुमराह करके, गलत बयानी से, काम से और झूठ का प्रचार करने में मैं मानता हूं इसको, झूठ का प्रचार करने में वो कुछ कामयाब हुए, इसलिए जेडीएस का वोट जो है वो काट पाए। जेडीएस के खिलाफ उन्होंने जो प्रचार किया वो काट पाए और इसलिए जेडीएस का वोट ट्रांसफर हुआ, उसका उनको फायदा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम चिंता जरूर करेंगे, लेकिन वो चिंता जिसके बारे में वो ममता बनर्जी कह रही हैं, उनको अपनी हार दिख रही है सामने कि इस बार 18 था तो भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें लेके आएंगी। और उन्हीं के पार्टी का किसी बड़े नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से 35 सीटें जीत के आ जाएगी बंगाल से, इसलिए उनकी चिंता वहां से सता रही है। लेकिन हकीकत है कि आज ठीक है, आज कांग्रेस जीती है। उन्हें बताना भी चाहिए देश की, प्रदेश की जनता को भी मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत सारे दावेदार हैं, सब लोग अपने जो है रिंग में फेंक रहे हैं, कोई ना एक तो दावेदार को बताना चाहिए ना, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे डीके शिव कुमार हो, चाहे खड़गे जी हो, कोई तो हो। और हमारी पार्टी के जो एफर्ट्स है उनमें कोई कमी नहीं रही। हो सकता है कि कुछ उन्होंने जो नैरेटिव चलाया झूठ बोल के, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं, थोड़े बात हुए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे। हार के हम समीक्षा जफर साहब, बात अब कोशिशों की नहीं है, बात तो नतीजों की हो रही है। देखिए, आज विपक्ष जो है वो ये कह रहा है, जैसे ममता जी ने कहा, ये अंत की शुरुआत है और आज जाहिर है विपक्ष के हौसले बहुत बुलंद है। मैं जानना चाहता हूं आचार्य जी के पास। आचार्य जी, लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक राज्य की जीत से क्या 2024 में बीजेपी के अंत की आहट सुनना कहीं थोड़ा ज्यादा पढ़ना तो नहीं है इन चुनाव के नतीजों को? देखिए सौरभ जी, पहले तो कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए बधाई दी है हम लोगों को, आपका सबका शुक्रिया। और हम कांग्रेस पार्टी इस काबिल बनी कि वो कर्नाटक जैसे बड़े राज्य को भारतीय जनता पार्टी से छीन करके कांग्रेस का परचम लहराने के काबिल बनी। ये जनता के आशीर्वाद के लिए, जनता के समर्थन के लिए, सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरी बात यह है कि अभी जफर साहब जो बात कह रहे थे कि ये बताएं कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं जफर साहब को ये मुतमईन करना चाहता हूँ, या आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का ही कोई नेता होगा, भाजपा से कोई ला करके हम मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, हमारा ही बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जहाँ तक सवाल है 2024 के चुनाव का और बीजेपी के अंत जैसा, तो ये भाषा हमारी नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 7-8 सालों से, इनके नेता, इनके प्रवक्ता हम लोगों पर कितनी कैसी कैसी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करते थे, भद्दी भद्दी बातें हमारे लिए कहते थे। कांग्रेस ख़त्म हो गई है, कांग्रेस अब दफन हो गई है, कांग्रेस अब दफन हो जाएगी, कांग्रेस अब कभी नहीं आएगी, है ना। तो ये तो कोई पार्टी राज्य में जब चुनाव हारती है या देश में चुनाव हारती है तो उसका पतन थोड़ी हो जाता है। कांग्रेस मुक्त भारत करने का सपना तो बीजेपी ने देखा था, हमने तो नहीं कहा कि हम भाजपा मुक्त भारत कर देंगे, हम आज भी नहीं कह रहे हैं। आज हमारी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, इनकी हार हुई है, लेकिन हम इस जीत का श्रेय जो है कर्नाटक की जनता को देते हैं। और इस जीत का श्रेय हम देना चाहेंगे प्रियंका गांधी जी के संकल्प को, इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे राहुल गांधी जी के त्याग और तपस्या को, इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे हम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मेहनत को, इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे हम खड़गे जी के अनुभव को, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद को, और सबसे बड़ा श्रेय कर्नाटक की जनता को। और इसको हम बड़ी विनम्रता के साथ, हम कोई अहंकार में
चूर होकर के उल्टी सीधी बातें करें, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये बीजेपी के नेताओं को शोभा देता, हमें शोभा नहीं देता। हम बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि बीजेपी का अंत हो जाएगा, बीजेपी का वो, लेकिन 2024 के चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा सौरभ जी। और असर क्यों ना पड़े, देश की राजनीति में जो भी घटनाएं घटती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक सवाल मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित ऑनरेबल आदरणीय प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं कि ये कर्नाटक की जो हार है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती, कर्नाटक में बीजेपी की दोबारा सरकार बनती, तो मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूं कि इसका श्रेय मोदी जी को जाता, अमित शाह जी के मैनेजमेंट को जाता, श्रेय मोदी जी को जाता। लेकिन कर्नाटक में जो बीजेपी हारी है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आपने जो दोनों बातें कही हैं जुड़ी हुई हैं। आपने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा 2023 की कर्नाटक की हार का 2024 के चुनाव पर। और जो बात अभी आपने कही, जयराम रमेश ने कही थी, उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की हार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। आचार्य जी पूछ रहे हैं इसका यश अपयश इस हार का किसको दिया जाएगा? जफर इस्लाम साहब। देखिए, अब तक जो आज देख रहे हैं, सुबह से एक ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस पार्टी में कि उनके सोशल मीडिया की हेड ने, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने सेहरा पहनाने की कोशिश की राहुल गांधी जी को। तो इतनी सारी जो पिछले हार आई वो किसकी हार थी, ये पहले तो वाजे कर दे आचार्य जी, तो अच्छा रहेगा कि भाई वो सारी हार का ठेकरा जो है पहले कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी उन पर फोड़िए, फिर आप हमसे सवाल करिए तो मैं जवाब दूंगा। हकीकत तो यह है कि आपने आज तक जो आदमी नहीं जीता, हर इलेक्शन जो प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा और क्या क्या रहा, और पद छोड़ने के बाद भी ऊपर वो तब भी पावरफुल रहा, इसलिए कि वो परिवार से आता है। तो आपने वो सारे इलेक्शन जो उन्होंने हारे, आपने तो उनके ठेकरे नहीं फोड़े। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो राहुल गांधी जी को आप इतना बड़ा दर्जा दे रहे हैं जीत का, हकीकत तो है कि उनका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, ना तो भारत जोड़ो से ना तो भारत तोड़ो से। ये कुछ ना कुछ कमियां रह गई। वो जो नैरेटिव्स आपके जो जेडीएस वाले उनका जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, और जेडीएस का वोट ट्रांसफर होने से आपकी जीत हुई है। हमारे वोट शेयर में आप कुछ डेंट नहीं कर पाए। और हम ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब मोदी जी की लड़ाई होगी ना, जिस जनरल इलेक्शन, वहां की सभी सीटें जिस तरह से पहले जीते थे उसी तरह से जीतेंगे। इसलिए कि जो प्यार और जो मान सम्मान और जो पॉपुलैरिटी जो है, जो लोकप्रियता आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में और खास के कर्नाटका में है, वो अनपैरेलल है। ये लोकल मुद्दे हैं, लोकल इश्यूज है, लोकल एमएलए के इलेक्शन है, उसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स रहते हैं वो आते हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए, ठीक है, सारी पुरानी हार का वाजिब सवाल है आपका। मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं, इससे पहले आचार्य जी आपको जवाब देना चाहते हैं इस बात का? आप वो कह रहे हैं मोदी जी पर सवाल वो पर जवाब वो बाद में देंगे, पहले कांग्रेस की इतनी हार हुई है, क्या राहुल जी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? प्रियंका जी जिम्मेदारी लेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री जी लोकप्रिय नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री जी कमज़ोर हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि अमित शाह जी अपना मैनेजमेंट भूल गए, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने ऐसा नहीं कहा था। जफर इस्लाम साहब से मैंने तो सीधा पूछा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती कर्नाटक में तो इसका श्रेय किसका होता। मैंने उनसे सवाल ये किया था। तो आज जो बीजेपी हारी है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा सवाल मैं बिल्कुल ये करना चाहता हूं कि यूपी में ये सवाल आचार्य जी पलट दिया ना उन्होंने आप पर। उन्होंने कहा कि इससे पहले जितने चुनाव कांग्रेस हारी, क्या ये बताएंगे कांग्रेस पार्टी की वो हार की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या राहुल गांधी की थी जिम्मेदारी? नहीं, हमने तो हर जिम्मेदारी को निभाया, हमने तो जिम्मेदारी ली है, हम जिम्मेदारी से भागते ही नहीं। हम तो 8-10 सालों से हार ही रहे हैं। तो आप हम भागें या ना भागें, हमें तो पूरा देश का तमाम जो सत्ताधारी दल है उसके तमाम नेता ये कहते ही थे। और राहुल गांधी जी ने 2019 में जब चुनाव हारे तो नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देते वक्त उन्होंने कहा था कि अब मैं कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं स्वीकारूंगा। तो राहुल गांधी जी ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो त्याग किया, जो तपस्या की, जो पदयात्रा की, उसका तो परिणाम सामने है। मगर मेरा सवाल वो है, पहला सवाल कर्नाटक पे, दूसरा सवाल उत्तर प्रदेश पे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में भाजपा जीती है, इसका श्रेय किसको जाएगा, योगी जी को या मोदी जी को?
देखिए योगी जी ने तो खुद ही श्रेय सारा मोदी जी को सवाल दे दिया, सीधा मैं तो जवाब उनकी दिलवा प्रेस दीजिए कॉन्फ्रेंस की जरा बात कर रहा हूं केवल। मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर लेता हूं, जरा बाकी मेहमानों को इन्वॉल्व करता हूं। संजीव श्रीवास्तव साहब, देखिए ठीक है, आज कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है, तीखे चुपते सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, जो ये 2024 की बात हुई, आचार्य जी ने कहा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा 2024 पर। ममता बनर्जी कह रही बीजेपी के अंत की शुरुआत है, राहुल गांधी कह रहे हैं यहां से हर चुनाव में यही होगा जो कर्नाटक में हुआ है। आपको लगता है यहां से 2024 पढ़ना जरा दूर की कौड़ी है, या वाकई जो आचार्य जी कह रहे हैं वो हो सकता है? देखिए सौरभ, आपने जो पिछली बार अपने इंट्रो में जिस वाक्य का प्रयोग किया था, मैं वही दोहरा देता हूं। आपने कहा था क्या विपक्ष इसमें 2024 के नतीजों की आहट देख रही है। तो वो आहट देखने वाली बात तो सही है, लेकिन क्योंकि आहट देखना उनका अधिकार है, उनके समीकरण खुले हैं। आज अगर सपोज कांग्रेस हार जाती तो हम सब यही कहते ना कि 2024 का खेल खत्म, बिल्कुल हालत पतली, विपक्ष का कोई अब हिसाब नहीं हो सकता। तो अगर वो जीते हैं तो आहट देखना जो आपने मुहावरे का प्रयोग किया, कम से कम उतना तो सही है कि आहट देखने का अधिकार भी है और संभावनाएं खुलती भी हैं। एक बड़ी स्टेट का चुनाव कांग्रेस ने जीता है, विपक्षी एकता को संबल मिलता है, बीजेपी का अभेद्य दुर्ग है, इनको कोई कभी हरा ही नहीं सकता, आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है, उन सब बातों के खिलाफ खड़े होने का मौका, अवसर मिलता है। अब ये आने वाले 10 महीने के अंदर चुनाव तक, 1 साल में जिस तरह के समीकरण बैठेंगे, जिस स्तर की विपक्षी एकता होगी, साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के क्या नतीजे रहते हैं, वो सब चीजें मिलकर कहीं निर्धारित करेंगी कि क्या परिस्थिति बनती है। तो वो, और ये भी बात सही है एक लेवल पे कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग है। लोकसभा में मोदी जी अपना बीजेपी का और स्वयं का प्रतिशत 10% बढ़ाते हैं। कर्नाटक में 50% से ज्यादा था, अभी 36.5-36% रह गया, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद अब देखिए 4-5 स्टेट्स बिल्कुल खुल गई हैं। एक तर्क जफर इस्लाम साहब ने दिया कि पिछली बार 18 थी, अब 35 आएंगी पश्चिम बंगाल में। तो दूसरा तर्क ये है कि पिछली बार 18 इस वजह से आई कि बहुत लोगों को लग रहा था ममता जाएंगी, विधानसभा भी हारेंगी, बीजेपी का पलड़ा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो 18 आई। अब जब ममता रह गई हैं, बीजेपी वहां पे पीछे नजर आती है स्पष्ट तौर पे लोकल पॉलिटिक्स में, तो पता नहीं 18 भी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो पश्चिम बंगाल की स्टेट है, बिहार में वो पहले मैक्स हो चुके हैं, वहां की सोशल इंजीनियरिंग बदल चुकी है, नीतीश आरजेडी कांग्रेस के सामने बीजेपी अकेली है, वहां पे क्या इक्वेशन बनती है। और महाराष्ट्र में असली शिवसेना जनता किसको मानती है, जो बिगाड़ी है एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, उनका कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाता है। ये तीनों कम से कम इनमें से 2 स्टेट्स तो वहां जब बीजेपी बहुत अच्छी सीट्स लाई थी। तो बीजेपी की समस्या ये है कि राजस्थान में से 25 में से 25 तो नहीं ला सकती ना, उससे ज्यादा नहीं ला सकती। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 से ज्यादा नहीं ला सकती, गुजरात में 26 से 26 से ज्यादा नहीं ला सकती। तो ये जो स्टेट्स खुल गई हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं 2024 का इलेक्शन भी नई संभावनाओं की आहट दिखने लगी है विपक्ष को। मैं देवेंद्र के पास ये सवाल लेकर के जाता हूं। देवेंद्र, आज भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों के बाद केवल जो मंथन कर रही होगी वो कर्नाटक की विधानसभा चुनावों की हार क्यों हुई इसको लेकर के ज्यादा होगा, या कहीं इसमें 2024 के भी समीकरण टटोले जा रहे होंगे? और निश्चित तौर पर कर्नाटक चुनाव में हार को लेकर ही होगा। जो गलतियां पार्टी से हुई हैं और पार्टी के शीर्ष स्तर पर जिसका रियलाइजेशन हो गया था चुनाव के दरमियान, उसको लेकर मंथन होगा। कर्नाटक का चुनाव लोकसभा चुनाव को अलग कैसे देखना चाहिए सौरभ? अगर पूर्व के उदाहरणों को देख ले, 2008 का जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2009 का लोकसभा का जो चुनाव था अलग था, 2013 का जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2014 का लोकसभा चुनाव था वो अलग था, 2018 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव था, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो अलग था। इससे सीधा समझा जा सकता है कि उस एक विधानसभा के चुनाव के नतीजों के आधार पर आप अगले लोकसभा चुनाव के आधार पर आकलन करें तो वो गलत होगा। दूसरा चीज़ कि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, जैसे दिल्ली का आप उदाहरण लें, दिल्ली के उदाहरण में बीजेपी को लोकसभा में ज़बरदस्त सफलता, विधानसभा में ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ता है, और ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। असल मसला ये हो जाता है कि कोई भी चुनाव अब जब हो रहा है वो उस समय चुनाव वोटर को पता होता है कि उस किसके लिए वोट करना है। जैसे कर्नाटक में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में लोग ज़बरदस्त आते थे। रैलियों को अगर आप ये कहें कि नहीं बीजेपी का संगठन ऐसा था कि वो लोगों को लेके आता था, तो फिर रोड शो में तो आप किसी को नहीं कह सकते ना कि सामान्य लोगों को घर से बाहर निकाल के 26 किलोमीटर रोड शो में खड़ा रखें।
वो दीवानगी दिखी, लेकिन वो दीवानगी वोट में इसलिए कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था कि ये चुनाव कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के लिए, ये मोदी के लिए नहीं है। मोदी के कहने पे किसी और को वोट करना और नरेंद्र मोदी को वोट करना, उसमें फर्क होता है और वहां पर निश्चित तौर पे वो मामला बिल्कुल ओपन रहेगा। बीजेपी के लिए जो कंसर्न है, जैसा कि संजीव जी कह रहे थे, वो कंसर्न महाराष्ट्र और बिहार, ये 2 स्टेट ज्यादा रहेंगे, ना कि कर्नाटक में हार। कर्नाटक में हार हुई है इसकी वजह से कि कर्नाटक में हम पिछली बार 28 में 26 सीट जीते थे, इस बार क्या होगा, या इस बार विधानसभा हारने की वजह से उस पर कोई बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये चिंता नहीं होगी? बिल्कुल चिंता नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 3 उदाहरणों को देख लीजिए आप, कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, जो लोकसभा के चुनाव, वो एक बहुत आसान उदाहरण है सैंपल के तौर पर समझने के लिए कि विधानसभा का लोकसभा के चुनावी नतीजों पर असर इस रूप में नहीं पड़ता। बड़ा कंसर्न ये जरूर रहेगा कि सांगठनिक स्तर पर अपने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों को नहीं दोहराना है। आचार्य जी, जैसा आप सुन रहे हैं कि आज भी कर्नाटक, आज हारी है बीजेपी, लेकिन अगर लोकसभा का सवाल है तो आज भी कर्नाटक से ज्यादा फिक्र बीजेपी को होगी तो बिहार की, महाराष्ट्र की होगी, कर्नाटक की नहीं। देखिए सौरभ जी, राजनीति में पल पल पर, पग पग पर जो घटनाएं घटती हैं उनका असर देश की राजनीति पे पड़ता है। तो जो महानुभाव अभी बोल रहे थे, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो उनका अपना मत है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साहब जब 2024 का चुनाव होगा तो उसका परिदृश्य ये होगा, उसका माहौल ये होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अगर कॉरपोरेशन का चुनाव जीतती है तो ये कहती है कि अब कांग्रेस का बिस्तर बन गया, डिब्बा गोल हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई। अरे भाई, हम क्यों ना कहें, कर्नाटक इतनी बड़ी स्टेट है, और फिर अगर इसका कोई प्रभाव ही नहीं था, कर्नाटक का चुनाव कोई महत्वपूर्ण ही नहीं था, तो देश के प्रधानमंत्री जी इतना वहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने बनाया, देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ डेरा डाला। कोई ठीक है, वो उनकी पार्टी के लिए प्रचार करना फर्ज है, लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा है। मैं ये तो कह ही रहा कि साहब अब कर्नाटक हम जीत गए तो हम 2024 जीत जाएंगे। 2024 देश का बहुत बड़ा चुनाव होगा, और राज्य का जब चुनाव होता तो उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, जब देश का चुनाव होता उसके मुद्दे दूसरे होते हैं। विपक्ष एक होगा, नहीं होगा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एक होगा, या कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे रीजनल पार्टी को लीडर बनाएगी, उसका साथ देगी, ये बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कर्नाटक की जीत ने एक हौसला बढ़ाया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को परास्त नहीं किया जा सकता है, अभी तक ये माना जा रहा था कि 2024 में भी बीजेपी ही लड़ेगी, लेकिन एक बात और ये भी माना जा रहा था कि विपक्ष अगर एक नहीं हुआ तो मोर्चा जो है नहीं लिया जा सकता। कर्नाटक की जीत ने, हिमाचल की जीत के बाद कर्नाटक की जीत, उत्तर की जीत और दक्षिण की जीत ने ये सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र विकल्प है बीजेपी का। अगर रीजनल पार्टीज को, तमाम रीजनल पार्टी जो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बदला जाए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देश की गद्दी से हटाया जाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें। और कांग्रेस इज ओनली पार्टी इन दिस कंट्री जी जो नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे सकती है। इस विचार को बहुत संबल मिला है कर्नाटक की जीत के। मैं जरा भावेश से आपने जो बातें कही, सारी बातें भावेश के पास लेकर के जा रहा हूं। ये उनका काम ही ये है जनता के बीच में जाकर इन्हीं सवालों को टटोलना। भावेश, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, पहले तो कर्नाटक ने यह साबित किया। दूसरा, बिना सारे विपक्ष को एक किए भी हराया जा सकता है। जेडीएस और कांग्रेस अलग अलग लड़े, उसके बावजूद 136 सीट जीती। मैं इस बात से एग्री करता हूं। इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मैं इस बात से एग्री करता हूं कि कोई महागठबंधन जैसी चीज़ बनाने से नरेंद्र मोदी के सामने में कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ये मैं इस बात को एग्री करता हूं, क्योंकि बीजेपी चाहती है, बीजेपी का जो अभी का जो पॉलिटिक्स है या उसका जो टारगेट होता है, हर स्टेट में लगभग 50% वोट उनको चाहिए। जब 50% वोट बीजेपी को खुद ही मिला तो कोई भी गठबंधन कितना बना लोगे, अब क्या फ़र्क पड़ता है। आपको 2019 लोकसभा चुनाव को याद करना पड़ेगा, जहाँ पे बीजेपी 16 स्टेट इंक्लूडिंग यूटीज में बीजेपी का वोट से लगभग 50% या 50% के आसपास रहा था। तो आप कहीं भी गठबंधन बना, देखिए सबसे बड़ा गठबंधन यदि कोई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता था तो यूपी में हो सकता था, जब बसपा सपा एक साथ आ गए थे, लेकिन तब भी बीजेपी का वोट शेयर लगभग 50% था और बीजेपी 67 सीट जीती थी। तो ये महागठबंधन बनाने से कोई असर होगा, ये मैं नहीं मानता। दूसरी बात जो बताएं कि ये चुनाव का असर 2024 तक होगा या नहीं होगा, देखिए एक जो मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि
50% वोट की लड़ाई बीजेपी 2019 में भी लड़ी थी और बीजेपी का टारगेट अब उससे और ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि लगभग 200 सीट ऐसी थी जहां पे बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनका वोट शेयर अपना 50% से ऊपर था। अब जो इतना बड़ा गैप है विपक्षी जो कैंडिडेट होंगे उसको वो कैसे पाटेंगे। दूसरा बात है जो बीजेपी की जो पॉलिसी रही है वो दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं आज के दिन में। उनका माई समीकरण जिसको कहते हैं, महिला और योजना, इन दोनों के लिए अभी जैसे कर्नाटक में उनका फ्री वीज तो चल गया, लेकिन आपको याद होगा 2019 में एक फ्री वीज उन्होंने अनाउंस किया था, न्याय योजना, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया था। तो अब कुछ आप ऐसा फ्रीवीज यदि लेके आते भी हैं तो उसके सामने मोदी जी का जो अपना जो योजना है वो ज़्यादा भारी पड़ेगा, वो ये बात साबित हो चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि ये क्या इक्वेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसलिए अभी लोकसभा इलेक्शन को लेके कोई भी ये कहना कि उसका असर होगा या नहीं होगा बहुत ही जल्दबाजी है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो देखिए ये प्रचार कर रही है कि अब ये कांग्रेस पार्टी के जो गारंटी कार्ड हैं इनका असर बीजेपी के किसी भी वादे से, या बीजेपी अभी तक जो लाभार्थी वर्ग कहती थी कि हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है, बेनिफिशियरी वर्ग, लाभार्थी वर्ग, अब कांग्रेस ने उसके सामने अब अपने गारंटी कार्ड को रखना शुरू कर दिया है। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए सौरभ जी, ये सारी बातें जो है धरातल पे पहले आने दीजिए। वादे तो बहुत किए थे इन्होंने, मध्य प्रदेश में भी किए थे, राजस्थान में भी किए थे, पहले कैबिनेट में ये कर देंगे, पहली कैबिनेट में वो कर देंगे। आज भी उन्होंने इस तरह के बहुत सारे जो है दावे ठोके हैं। जनता देख रही है कि वो वादे जो है वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब 2024 का जैसा अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि 2024 का इलेक्शन बहुत डिफरेंट इलेक्शन होगा 2019 के इलेक्शन, और अभी इसमें बहुत फर्क है। जो 2019 से जो पहले कर्नाटका के इलेक्शन हुए थे, और इतिहास बताता है कि कर्नाटका इलेक्शन जिसने भी जीता वो जनरल इलेक्शन में हार ही जाता है। आप पूरा इतिहास खंगाल दीजिए। तो वैसे भी जो ट्रेंड है वो आपके सामने है। तो वो आप बस ये मत कह दीजिएगा कि इसलिए हम जान के हार गए, बहुमत से जीतेंगे। वैसे जफर जी इतिहास तो बदलता रहता है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये एक इतिहास में हमें लाइटर नोट में मैंने कहा इसको, लेकिन हकीकत ये है कि जब जनरल इलेक्शन होता है तो उस वक्त सारे समीकरण चेंज हो जाते हैं, इसलिए कि वो लोकल जो इश्यूज रहते हैं, लोकल पॉलिटिक्स होता है, वो लोग धरातल पे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं अभी यहाँ पर सेंटर में कौन है। अब वो जो भी वोटर है वो देखता है एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब आप ही फैसला कीजिए 50% वोट क्यों आते हैं। इसलिए कि जब दो लोगों के साथ कंपैरिजन जब एक आम नागरिक करता है तो उसको समझ में आता है कि देश किसके हाथ में मजबूत है, देश को कौन सुरक्षित रख सकता है, देश को कौन आगे बढ़ा सकता है, देश किसके साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया में वर्चस्व किसका है, किस तरह से प्रभुत्ता से दुनिया में देश की बातों को आदमी देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है। तो अपने आप उसको समझ में आता है कि पहले इतिहास में कभी किसी ने इस तरह से देश की रक्षा और देश की हितों की रक्षा नहीं तो देखिए विपक्ष ये कह रहा है ना कि ये काम 2 बार हो गया, 14 और 19 में 2 बार हो गया ये काम। आप मोदी जी के कहने पर लोगों ने भरोसा कर लिया, अब और नहीं करेंगे, ये प्रचार है। एक बात बोलूं, देखिए मैं कोई घमंड में नहीं, कोई ऐसा इसमें नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई आपके सामने शेयर कर रहा हूं। बड़े इससे कह रहा हूं कि देखिए अगले 40-50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। हमने जो गरीबों तक जो अपना जो मेहनत करके गरीबों तक उनका दामन जो थामा है ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह को देश को मजबूत किया है, आज लोगों की नजरों में देश की हैसियत और जो बढ़ी है दुनिया में और देश के अंदर रहने वालों के लिए, वो अपने आप में एक मिसाल है। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि देश कमजोर हो। ठीक है, स्टेट का इलेक्शन दूसरा होता है, निकाय का इलेक्शन दूसरा होता है, कोई हार सकता है, कोई जीत सकता है, उसमें कोई नहीं। लेकिन तो देश की ठीक है, मतलब केंद्र से आप 40-50 साल कहीं नहीं जा रहे। आचार्य जी दावा आपने सुना? हाँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ 50 साल तो उनको पूरा हक है हमारे को सेवा करने का मौका देखने का। और मुझे उनके इस दावे पर कुछ भी नहीं कहना है, ये उनका दावा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता करवट ले रही है और देश की जनता बदलाव चाहती है, और लोकतंत्र की खूबसूरती ही परिवर्तन है। सौरभ जी, मैं ये फिर कहना चाहता हूँ
एक जगह तो ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, बुझ जाता है। जब इतने दिनों तक कोई सत्ता रहती है तो इतना एक ही चेहरा, तो फिर बदलाव चाहती है जनता। और कर्नाटक की जनता ने जो फैसला लिया उसको लोकतंत्र की मजबूती मानना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं वो इनकी हठधर्मिता कही जाएगी, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम वहाँ से हार गए। हिमाचल में जब हारे तो इन्होंने कहा था कि साहब हम कर्नाटक जीतेंगे। अब कर्नाटक में हार गए तो अब ये कहेंगे साहब हम मध्य प्रदेश जीतेंगे। मध्य प्रदेश में हार जाएंगे, राजस्थान में हार जाएंगे, छत्तीसगढ़ फिर हार जाएंगे तो फिर कहेंगे हम 2024 जीतेंगे। जब 2024 जीत जाएंगे, हार जाएंगे तो फिर कहेंगे साहब हम 2019 में दोबारा से फिर हम योगी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे या अमित शाह जी को बनाएंगे। ये इनकी पार्टी का फैसला है। तो ये कल क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, मगर मैं फिर कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में अगर इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बदला तो ये बुरी तरह हारेंगे। आचार्य जी आप तो आप इनको मध्य प्रदेश जीतने का फॉर्मूला बता रहे हैं क्या? जफर इस्लाम साहब हमारे बड़े आचार्य जी आप इनको एमपी बचाने की नसीहत दे रहे हैं क्या? और सुनिए, इन्होंने कर्नाटक में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया होता तो इनकी इतनी दुर्गति नहीं होती। अब यही अमित शाह जी, यही मोदी जी जो कर्नाटक में गए तो रिजल्ट कुछ नहीं निकला, और यही फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। देखिए, आपको सच को स्वीकार करना चाहिए। और जफर इस्लाम साहब, मोदी जी जो हैं बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल हैं तो इंसान। या आप उन्हें भगवान मानते हैं, और अगर भगवान मानते हैं तो फिर ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान होते तो अब कर्नाटक की जीत में तो बजरंगबली जीत गए, बजरंग दल हार गया। बजरंगबली की कृपा हम पे हो गई। देखिए, यहाँ पर भगवान और इंसान की बात नहीं है, यहाँ पर एक ऐसे लीडर की जो मजबूत लीडर, ऐसा लीडर जो डिसीजन लेने में हिचकिचाता ना हो और देश के हितों की रक्षा करता हो, वो जनरल इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने कहा कि एक गरीब नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अपने देश की सुरक्षा के बारे में जब चिंता करता है तो उसे लगता है कि एक अच्छा लीडर होना चाहिए, और वो कंफर्ट जो उसको आता है। इसलिए मैंने कहा, लेकिन आप जिस तरह से ऐसा लगा, आचार्य जी बड़े भाई हैं लेकिन मैं फिर भी गुस्ताखी कर रहा हूं कि लगता कि जैसे सपने में, नींद में सो रहे हैं, सपने में इस तरह के ये हारेंगे तो वो जीतेंगे, वो हारेंगे तो ऐसे आपने बता दिया। देखिए, अभी आज आपने इलेक्शन जीता है, मैं बधाई भी देता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आगे बहुत कठिन रास्ते हैं आपके लिए। नहीं, मैं और उस कठिन रास्ते में स्वीकार करता हूं। इतना आसान आप बता रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत की बधाई देता हूं, मैं भी आपको बधाई देता हूं, खुले दिल से देता हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मोदी जी कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन एक इंसान है, कब तक कॉम्पिटेंट रहेंगे, कब तक वो जीत दिलाएंगे? तो आफ्टर ऑल मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप किस बिना पे ये कह रहे हैं? क्योंकि अगर मोदी जी का जादू चल रहा था कोई, तो फिर कर्नाटक में क्यों नहीं चला, हिमाचल में क्यों नहीं चला? देखिए, पार्टी जो है वो एक आदमी की नहीं होती, हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी होती है। ये कोई परिवार वाली पार्टी थोड़ी है कि उसी को परिवार को ही देखते चल रहे हैं। हमारे यहाँ पार्टी में सभी कार्यकर्ता सब एक समान होते हैं। खुद प्रधानमंत्री बार बार अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं पहले कार्यकर्ता हूं, इसलिए कि एक कार्यकर्ता के तौर पर समर्पित होकर उन्होंने अपने पार्टी की सेवा की है, और पार्टी की हित जो है वो सर्वोपरि रही है उनके लिए बराबर। इसलिए हमारे पार्टी में तो ऐसी सोच नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, मैं आता हूं जफर साहब आपके पास। टी राघवन हमारे जो दक्षिण भारत के एडिटर हैं, उनसे बड़ी देर से चर्चा नहीं हुई। राघवन, देखिए, अभी कई स्टेट्स की चर्चा हुई जहां पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ी हुई हैं, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल की भी बात हुई। अब यहां कर्नाटक में आज की विधानसभा चुनाव की हार के बाद क्या आपको लगता है लोकसभा में परेशानी बढ़ेगी, और क्या दक्षिण में कोई ऐसी और जगह है जहां से कुछ सीटों की भरपाई हो सकती है बीजेपी के लिए? जी देखिए सौरभ, 2024 के मेजर टेक अवे की बात करें तो ये सेटबैक है, ये बीजेपी को मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक गेटवे बना था साउथ इंडिया में, अब वो बंद हो गया है, ऐसा कह सकते हैं इस हार के बाद। इसका डोमिनो इफेक्ट होगा। तेलंगाना में बहुत मजबूती से बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव या अगले लोकसभा के चुनाव। 4 MP सीटें उनके पास है। वहाँ पर अब लगता है कि KCR को, ये जो बीजेपी की हार यहाँ पर हुई है कर्नाटक में, KCR इससे सबसे ज़्यादा खुश होंगे। अब वहाँ पर उनका कार्डर भी मोबिलाइज होगा और कांग्रेस भी वहाँ पर
मजबूत होगी ऐसा लगता है, क्योंकि कॉर्डर जो कार्यकर्ता होते हैं उनका मनोबल जरूर बढ़ता है। तमिलनाडु में पहले से ही आप जानते हैं कि वहां पर हमेशा से एक टैग रहा है बीजेपी के ऊपर कि वो नॉर्थ इंडियन पार्टी है। वहां पर इतनी कोशिश करने के बाद भी अभी तक अपनी जमीन मजबूत तमिलनाडु में नहीं कर पाई है। 2019 की अगर हम बात कर लें तो AIADMK जिन्होंने 2013 में 36 सीटें जीती थी सौरभ, 39 में से 19 में जब बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो AIADMK 38 सीटें हार गई, DMK वहां पर 39 में से 38 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा की बात हुई थी, एक छोटा सा जिक्र कर देता हूं। 2019 में एक बड़ी बात यह थी कि वहां पर JDS और कांग्रेस ने गठबंधन किया था कर्नाटक में, इसीलिए हमने देखा कि खरगे जैसे जो 7 बार के MP थे वो हार गए वहां पर। तो एक त्रुटि थी वहां पर कांग्रेस की, उसको शायद अब सुधार रही है कांग्रेस, और इस बार लगता है अगर अकेले जाएगी तो एक बड़ी फाइट कर्नाटक में भी कांग्रेस दे सकती है। जी ठीक, मतलब दक्षिण से भरपाई की कोई बीजेपी के लिए खास गुंजाइश आपको नजर नहीं आती? केरल छूट गया, केरल में भी जी, केरल तेलंगाना की बात की हमने, तमिलनाडु की बात की, आंध्र प्रदेश में TDP जरूर कमजोर है लेकिन वहां पर भी बीजेपी वो गैप फिल करती हुई नहीं दिख रही है। केरल में लगातार कोशिश वहां पर हो रही है लेकिन वहां पर जो मॉडल है एक LDF और UDF के बीच में, वहां पर भी बीजेपी को कहीं MP सीट मुझे नहीं लगता कि वो निकाल। ठीक है, तो देवेंद्र फिर ये सारा माइनस का प्लस कहां से आने वाला है? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे इंटरप्रिटेशन कर लेना कि क्योंकि विधानसभा में हार हो गई इसलिए लोकसभा में हार हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, ये कहां से आ रहा है? और कम से कम पूर्व के उदाहरण को अगर आप देखें तो जैसे कि पहले भी मैंने कहा 2014 लोकसभा का उदाहरण दिया, 2009 का दिया, 2019 का दिया, उन 3 लगातार चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखा ना कि जो पार्टी विधानसभा में जीती वो लोकसभा में भी उसे रिपीट कर दे। तो ये इंटरप्रिटेशन निकालना वाकई मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम से कम प्रासंगिक नहीं लग रहा है कि कम से कम आपके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मटेरियल लेकिन है जिसका आधार पर आप निकाल सकें। बाकी जितनी राज्यों की चर्चा अभी राघवन ने की है वो आप अदरवाइज भी देख लें तो ऐसी कोई बहुत बिल्कुल वहां पर बीजेपी फर्टाइल नजर नहीं आती बीजेपी। वो तो पहले से ही नहीं है, पिछली बार भी चुनाव में कहा था केरल से कोई सीट है लोकसभा की, नहीं है, तमिलनाडु से कुछ है, नहीं है, तो ऑलरेडी वहां पे नहीं है। लेकिन तेलंगाना के विधानसभा का भी रिजल्ट मैं कहूंगा, तेलंगाना के लोकसभा का रिजल्ट वहां भी डिफरेंस होगा। और आपने अभी सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो खुद कह रहे थे कि अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को नहीं बदलेगी तो बीजेपी हारेगी, मतलब मोदी का उसमें कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक में अगर मुख्यमंत्री बदल दिया होता तो ऐसी हार नहीं होती, मतलब वहां भी वो खुद नहीं मान रहे हैं कि हाँ मोदी की छवि में कोई इरोजन है। और नरेंद्र मोदी तब तक नहीं हार सकते जब तक उनकी अपनी छवि में इरोजन ना हो और लोग उनसे नफरत ना करें। संजीव जी एक क्विक कॉमेंट। नहीं, क्विक कमेंट में बस यही कह रहा हूं कि मैं देवेंद्र पार्षद की इस तर्क से तो थोड़ा सहमत हूं कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल इलेक्शन में जो उनका करिश्मा है वो कोई कम नहीं हो रहा इस इलेक्शन रिजल्ट की वजह से, मतलब उनका वो बरकरार रहेगा जो 10 परसेंटेज पॉइंट का गैप रखते हैं। लेकिन जो आपने बात कही इनसे सौरभ कि भरपाई कहां से हो रही है, अब ये तो नहीं हो सकता ना कर्नाटक में चुनाव विधानसभा के हार जाएं और लोकसभा में ज्यादा सीटें ले आए, भाई कुछ तो असर पड़ेगा, कुछ तो कम होगी। तो प्रॉब्लम चाहे वो महाराष्ट्र है, बिहार है, चाहे पश्चिम बंगाल है, भरपाई कहां से हो रही है? क्योंकि बाकी स्टेट्स में तो आप पीक पे पहुंचे हुए हो, 26 में 26 ला रहे हो ना, गुजरात में उससे वहां से 35 तो नहीं ला सकते। तो जो शॉर्टफॉल है, इसीलिए जो आपका ओरिजिनल कमेंट था सौरभ कि विपक्ष को आहट सुनाई दे रही है संभावनाओं की, उससे तो इनकार करा ही नहीं जा सकता ना कोई भी लॉजिकल ढंग से जी। उससे हम कैसे इनकार कर दें कि आहट भी नहीं सुनाई दे, कान में रुई डाल ले आज भी, तो जीतने का कुछ तो मतलब होगा ना। अब होगा क्या वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आहट तो है, संभावनाओं का खेल शुरू हुआ है, उस पर चर्चा शुरू हुई है जी। नहीं, आहट तो बड़ी जोरदार तरीके से सुन रहा है विपक्ष और कमेंट भी कर रहा है उस पर। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। सैयद जफर इस्लाम साहब, आचार्य जी, संजीव जी, भावेश आपका, देवेंद्र टी राघवन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।